हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं उसको देख रहे होंगे, साथ ही साथ उसके साथ अपनी जो बुक्स हैं उसको रेफर कर रहे होंगे। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमिडिटी के बारे में, मॉइस्चर के बारे में। अभी हम आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेनफॉल, जल वर्षा, बरसात के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जल वर्षा की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होता है, रेनफॉल जो है ये कैसे होता है। तो जल वर्षा के अंदर अगर हम बात करें, रेनफॉल की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? दो चीज़ें ज़रूरी है। तो अस्थायी उष्ण आर्द्र वायु चाहिए, यानी कि अनस्टेबल ट्रॉपिकल विंड, और वायुमंडल के अंदर असंख्य मात्रा के अंदर आर्द्रगाही नाभिक चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके ए न्यूमरस नंबर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाइज है उसका होना बहुत ही आवश्यक होता है। हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज एक्चुअली क्या होते हैं कि वातावरण के अंदर बहुत सारे धूल कण जो हैं या प्रदूषण जो है वो होते हैं, तो उसके बाहर पानी आकर के पानी का इकट्ठा होना जो है उसे आपके हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रगाही नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस कैसे होता है? जब एक जो हवा है, ठीक है, कैसी हवा? अस्थायी और उष्ण आर्द्र हवा जो है, यानी कि अनस्टेबल ट्रॉपिकल विंड जो है। अनस्टेबल ट्रॉपिकल विंड कैसी होगी? अनस्टेबल होगी। साथ ही साथ वो ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है? उष्ण आर्द्र का मतलब क्या होता है? यानी कि गर्म होगी और आर्द्र होगी, यानी कि उसके अंदर भेज की मात्रा हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये जब हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर उठने के साथ ये हवा क्या होगी? ठंडी होगी। तो ठंडी होने के साथ ये हवा संतृप्त होती जाएगी, ठीक है। संतृप्त यानी कि वो हवा सैचुरेटेड होती जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको बताया था पहले कि जैसे अगर हवा को हमें सैचुरेटेड करना है, यानी कि संतृप्त करना है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर अगर सापेक्ष आर्द्रता हमें 100% करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? दो तरीके हैं। या तो हवा के अंदर भेज की मात्रा बढ़ा दिया जाए, दूसरा क्या है? हवा का तापमान कम कर दें। क्योंकि अगर हम हवा का तापमान कम कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, आर्द्रता का सामर्थ्य ही अपने आप कम हो जाएगा। आर्द्रता का सामर्थ्य कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? 100% सापेक्ष आर्द्रता आ जाएगी, यानी कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अचीव हो जाएगी। तो ऐसे में हवा क्या होगी? उसका वो संतृप्त हो जाएगी। संतृप्त होने की वजह से और साथ ही साथ ऊपर ठंडी है तो संघनन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि जलवाष्प से जल के अंदर वो परिवर्तित होने लग जाएगी, जिससे क्या होता है कि बादलों का क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा क्लाउड फॉर्मेशन होते ही, सिर्फ बादल बनते ही बारिश भी शुरू नहीं होती है। उसके लिए हवा का अति संतृप्त होना बहुत जरूरी है, यानी कि सुपर सैचुरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुपर सैचुरेशन कब होता है? जब ये हवा संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, ठीक है। तो वैसे में एक हवा एक एनर्जी छोड़ेगी जिसे लेटेंट एनर्जी बोलते हैं या हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो उस गुप्त ऊष्मा को ले करके और उसके अंदर कंडेंसेशन होगा, यानी कि वो जो कहते हैं जल है वो हिम का रूप ले लेगा, बर्फ के रूप में हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी कि बड़े बड़े आर्द्रगाही नाभिक जो हैं वो बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी जो क्लाउड्स हैं, बादल जो है, बादल के अंदर बड़ी बड़ी पानी की बूंदें यानी कि मेघ सीकर या क्लाउड ड्रॉपलेट्स जो है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और वो जब एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, ठीक है, जब ये छोटे छोटे, अगर मेघ सीकर जो है वो छोटे छोटे अगर होंगे, क्लाउड की ड्रॉपलेट्स अगर छोटे छोटे होंगे तो वो इजीली आसमान के अंदर लटक सकते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, कई सारे जो मेघ सीकर है, कई सारे वाटर क्लाउड की वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलती हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हवा के अंदर वो ठहर नहीं पाती है, ठीक है। हवा की जितनी कैपेसिटी है का वजन झेलने की, उससे ज्यादा उनका वजन हो जाता है, वेट ज्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से वो बादलों से नीचे आपके गिरने लगते हैं और हमें वर्षा जो है वो देखने के लिए मिलती है। कभी कभी जब ये धरातल पर गिर रहे होते हैं, जमीन जब गिर रहे होते हैं, तो इनकी बूंदें बहुत ही छोटी होती हैं, और जब ये गिरते हैं तब वातावरण के अंदर तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से वहीं पे उनका वाष्पीकरण हो जाता है, वहीं पे उनका इवापोरेशन हो जाता है। यानी कि बादल से पानी की बूंदें नीचे गिरी तो सही, बारिश हुआ तो सही, लेकिन जमीन तक, धरातल तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले ही वाष्पीभवन हो गया, उससे पहले ही उसका इवापोरेशन जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक प्रोसेस जो है हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है।
तो इस तरीके से जो है आप देखते हो कि बादलों का निर्माण होता है और रेनफॉल होती है। तो जनरली इसके अंदर अगर हम बात करें तो दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, दो पर्टिकुलर क्रियाएं हैं जो हो रही हैं। पहली क्या क्रिया है, फर्स्ट क्या प्रोसेस है कि उष्ण आर्द्र वायु जो है वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाए कि संघनन जो है वो हिमांक के नीचे, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे बर्फ जम जाती है, ठीक है, या फिर फ़ारेनहाइट में बोले तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसके नीचे चला जाता है। तो फिर जो जल सीकर हैं, यानी कि जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो हिम सीकर का निर्माण हो जाता है, यानी कि वो बर्फ के रूप में वो बन जाते हैं। जब ये जल कण से बर्फ के कण जब बनते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट से जब आपके ये इसके अंदर स्नो के कण हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्नो ड्रॉपलेट देखने के लिए मिलते हैं, तो उससे ये वाष्प का जो दाब का जो अंतर है उसके कारण क्या होता है, जड़ वाष्प का वाष्पीकरण हो जाता है, उससे संघनन जो है हिमांक के चारों तरफ होने लगता है। यानी कि आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी संघनन होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। और इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है कि हिम के जो सीकर हैं, ठीक है, जो आपके स्नोफॉल के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो हवा है यानी कि एटमॉस्फेयर जो है या क्लाउड्स जो है, बादल जो है, वो उसको होल्ड नहीं कर पाते, उसको अपने अंदर नहीं ही कहते हैं होल्ड करके रख पाते, संजो के रख पाते, तो वो नीचे गिर जाते हैं, तो बारिश के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ जब वो गिरते हैं तो हिम के रूप में भी गिर सकते हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वातावरण का तापमान ज्यादा होने की वजह से वो पिघल जाते हैं और बारिश की बूंदों के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है वो जो गिर रहे हैं उसकी स्पीड के ऊपर, फिर वो जो हिम के कण है उनका आकार जो है उसके ऊपर ये चीजें निर्भर करती है। तो ये तो इसका फर्स्ट प्रोसेस हुआ, पहली क्रिया हुई। दूसरी क्रिया की अगर हम बात करें, सेकेंड प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो बादलों में निलंबित जो मेघ सीकर है उसका अलग अलग आकार होता है, ठीक है, डिफरेंट साइजेस इसके देखने के लिए मिलते हैं, और ये मेघ सीकर अपने आकार की विभिन्नता के कारण विभिन्न गति से गिरकर आपस में टकराते हैं, जिस कारण बड़े मेघ सीकरों का आकार बढ़ जाता है। इसमें कि उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट साइज के जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या फिर स्नो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो कि जब वो गिर रही होती हैं, ठीक है, यानी कि जो बड़ी होगी वो गिर रही है तो छोटे के साथ वो जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वायु जो है उसको रोकने में असमर्थ रहती है, यानी कि हवा या एटमॉस्फेयर जो है उसको होल्ड नहीं कर पाता, जिसके वजह से जल वर्षा के रूप में यानी कि रेनफॉल के रूप में, बरसात के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो जल की एक आर्द्र जो बिंदु है, जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसका कम से कम व्यास जो है वो 5 मिलीमीटर तक मिनिमम हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि डायमीटर हमें 5 मिलीमीटर तक देखने के लिए मिलता है। और ऑलमोस्ट ऐसे जो बारिश करने वाले बादल जो होते हैं, जो क्लाउड्स होते हैं जो रेनफॉल करते हैं, उसके अंदर 8 लाख तक के क्लाउड ड्रॉपलेट्स यानी कि मेघ सीकर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और मेघ सीकर की अगर रफ्तार की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा गुना तक इसकी स्पीड जो है हमें देखने के लिए मिलती है, और जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है वैसे वैसे इनकी जो स्पीड है वो बढ़ती रहती है। लगभग प्रति घंटा 30 किलोमीटर से भी अधिक जो है इनकी स्पीड की वृद्धि हमें देखने के लिए मिलती है। और ऐसे में जब बारिश होती है तो आपको जब अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो तो आपको मूसलाधार बरसात देखने के लिए मिलती है, यानी कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी जो है वो गिर जाता है, जिसे क्लाउड ब्रस्ट भी बोलते हैं। ये एकदम ऐसे लगता है जैसे कि बादल से बाल्टी भर करके पानी नीचे डाल दिया गया है, ठीक है। और अगर ये मंद गति से होता है, अगर स्लो स्पीड से होता है, और पानी की जो बूंदें हैं यानी कि जो आपके मेघ सीकर हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनके साइज अगर बहुत छोटे हैं, छोटे छोटे जल सीकर हैं, तो वो आपको वो बारिश की बौछार के रूप में यानी कि ड्रिजलिंग रेनफॉल के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर वो हिमांक के नीचे चला जाता है यानी कि 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो बर्फ के कणों के रूप में जब उसकी बारिश होती है तो उसको हम हिम वर्षा बोलते हैं, या फिर उसको स्नोफॉल जो है वो बोला जाता है। तो ये तो हुआ आपका बरसात की बारिश किस तरीके से होती है। अब हम प्रेसिपिटेशन के कंसेप्ट देख लेते हैं, यानी कि वर्षण के सिद्धांत देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल से ही वर्षा कैसे होती है, क्या प्रोसेस रहा है, ये हमेशा से ही कहते हैं इसके बारे में सिद्धांत जो है वो वैज्ञानिक लोग देते रहे हैं। ये प्राचीन काल के अंदर ईसा पूर्व में अरस्तु, थेल्स, पिलनी, सेरनेका, यूनानी विद्वान बहुत सारे जो हैं इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी
थ्योरीज हैं, हम सभी थ्योरीज के अंदर नहीं जाएंगे, सभी थ्योरीज के नाम भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मेजर 2 थ्योरीज हैं, उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर जो डेवलपमेंट होने शुरू हुआ, मुख्य जो बरसात का सिद्धांत जो दिया गया, रेनफॉल का या प्रेसिपिटेशन का जो कंसेप्ट दिया गया, वो 1829 के अंदर डॉव ने प्रदर्शित किया था, जिसमें इन्होंने तापमान का संगणन बिंदु के नीचे जो चला जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो रिड्यूस हो जाता है, कंडेंसेशन के पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है, घनी भवन की स्थिति पर पहुंच जाता है, वो इन्होंने कंसेप्ट सबसे पहले समझाया था। फिर 1841 के अंदर एलियास न्यूटन थे, जिन्होंने बरसात के जो कण है उसके बारे में पूरा, उसका कैसे आकार होता है, कैसे उसका निर्माण होता है, इन सबका पूरा डिटेल के अंदर उन्होंने बताया था। उसके बाद 1933 के अंदर बर्जन ने मेघ अस्थिरता का सिद्धांत दिया, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो मेजर हम देखें तो किस इनके विचार जो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए वो कुछ रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला इन्होंने जल बूंदों के अंदर विद्युत आवेश की बात करी, यानी कि उन्होंने कहा कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके अंदर चार्ज होता है, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव जो है चार्जेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये चार्जेस की वजह से ही, ठीक है, इनका विद्युत का आकर्षण आपस में होता है, ये आपस में मिलते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है, और फिर ये बारिश करते हैं। लेकिन पानी की ये जो बूंदे हैं, यानी कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या फिर ये जो मेघ सीकर हैं, इनकी डिस्टेंस हमेशा बहुत नजदीक नहीं होती बादल के अंदर, कई बार काफी दूर होती है। तो ये जो विद्युत आवेश वाला जो सिद्धांत है, यानी कि ये जो चार्ज का, जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो कंसेप्ट है, वो पूरी तरीके से हम उसके अंदर एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर कहते सिद्धांतों में बताई गई, वो था कि बड़ी जो जल की बूंदें वो कैसी बनती है, लार्ज जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स के मिलने की वजह से मिलती है, यानी कि छोटी छोटी जो पानी की बूंदें हैं वो जब आपस में मिलती हैं, उनका जब आत्मसात होता है तो बड़ी जल की बूंदें जो है वो बनती हैं, और जब वो बड़ी बन हो जाती है तो उनकी वजन ज्यादा हो जाता है, इस वजह से हमें बरसात जो है वो देखने के लिए मिलती है, रेनफॉल का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। फिर एक बताया गया कि विभिन्न तापमान के ऊपर संतृप्त वायु दाब जो है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर विभिन्नता मिलती है, यानी कि हर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो है उसके अंदर डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिस वजह से पानी की जो बूंदे हैं वो अलग अलग आकार की आपको देखने के लिए मिलती है। जबकि उससे पहले ये माना गया था कि मेजर जो पानी की अलग अलग बूंदों का बनने का जो कारण है, या फिर उनका जो सुपर सैचुरेशन का जो प्रोसेस है या अति संतृप्तता की जो प्रोसेस है, वो जनरली वायु के अंदर जो टर्बुलेंस आता है, यानी कि विक्षोभ जो आता है, उस वजह से ये आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अलग अलग तापमान के ऊपर सैचुरेशन वेपर प्रेशर डिफरेंट होने की वजह से, यानी कि संतृप्त वाष्प का जो दाब है वो अलग होने की वजह से ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है। और जैसे जैसे ये इस ठंडी होती है, शीतलता इनके अंदर बढ़ती है, संघनन बढ़ता रहता है, और इसके जो बूंदों के आकार की अगर हम बात करें, साइज की अगर हम बात करें, तो बढ़ता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, और फिर बड़े बड़े संघनन केंद्र बन जाते हैं, यानी कि कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज बन जाते हैं, जिसके बाद बारिश की जो बूंदे हैं उनका विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है। तो इन डिटेल में 2 सिद्धांत मैंने आपको बताए जिसमें इसमें डिस्कस किया गया है। पहला है आपका बर्जन फंडीसेन ने जो दिया है मेघ अस्थिरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, सबसे ज्यादा रेनाउंड है माना जाता है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि अस्थिर मेघ में हिमांक के नीचे, इसमें इन्होंने वातावरण को 2 भाग में विभाजित किया है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि एक पार्ट है जहाँ पे ये तापमान जो है 0 डिग्री से ज्यादा होता है, और उसके ऊपर का एक भाग है जहाँ पे तापमान जो है 0 डिग्री से कम होता है, यानी कि हिमांक बिंदु पे होता है, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोसेस जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी। मैंने कहा कि जब अस्थिर मेघ हिमांक के नीचे जब तापमान पहुंचता है तो जल की जो बूंदे, यानी कि जब इवेपोरेशन शुरू हुआ, वाष्पीभवन जब शुरू हुआ, हवा जब ऊपर उठने लगी, ऊपर उठने के साथ हमें पता है हवा क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है। ये जब हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के साथ ठंडी हो रही है, ठंडी होते होते जब ये 0 डिग्री वाली ये जो लाइन है, ठीक है, इसको इसने क्रॉस कर लिया, इस हिमांक बिंदु वाली जो लाइन है इसको जब वो क्रॉस कर लेती है तो फिर क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी कि हिम कण जो है वो बन जाते हैं। और साथ ही साथ
यहाँ पे हवा के अंदर जो सापेक्ष आर्द्रता की अगर हम बात करें, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, तो इस हिम सतह के ऊपर वो हमें काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से क्या होता है, वायुमंडल के अंदर वाष्प दाब जो है वो जल सतह की अपेक्षा हिम सतह के ऊपर तेजी से घटने लगता है। यानी कि जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, जबकि वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर इस जीरो के नीचे ज्यादा था, इसके ऊपर हमें कम देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से सैचुरेशन वेपर प्रेशर आ जाता है, जिस वजह से संतृप्त वाष्प दाब की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, और हिम तल की अपेक्षा ये जल तल के ऊपर अधिक होती है। यानी कि ऊपर वाला जो 0 डिग्री से ऊपर है, इससे ज्यादा हमें जो नीचे वाला है वहां पे हमें सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज्यादा देखने के लिए मिलता है, यानी कि संतृप्त जो वाष्प दाब है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और ऐसी स्थिति के अंदर तापमान कम होने की वजह से जो जल की बूंदें हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं और हिमकण के रूप ले लेती है, और उसका आकार जो है बड़ा होने लगता है। ये आइस क्रिस्टल्स हो जाते हैं, और ये आइस क्रिस्टल्स का सॉलिडिफिकेशन फर्दर होने लगता है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इसके साइज इंक्रीज होने के साथ ही जो क्लाउड के अंदर ड्रॉपलेट्स है या आइस न्यूक्लियाइज जो है, हिमकण जो है, उनका आकार बढ़ने लगता है, और उनके आकार बढ़ने की वजह से, उनका साइज इंक्रीज होने की वजह से उनका वजन जो है बढ़ने लगता है, मास इंक्रीज होने लगता है, जिस वजह से ऊपरी मुखी प्रवाह की गति जो है वो अधिक हो जाती है। यानी कि ऊपर से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनी, ये जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनी, जो आइस न्यूक्लियस है, ये ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। जब ये नीचे गिरने लगते हैं तब ये जैसे ही इस 0 डिग्री को क्रॉस करके इसके नीचे जब आते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं और पानी की बूंदों के रूप में ये बन जाते हैं, और बारिश के रूप में हमें जो रेनफॉल है, बरसात जो है देखने के लिए मिलती है। तो इसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि जो उष्ण कटिबंधीय महासागर वाले जो रीजन है, यानी कि आपके ट्रॉपिकल ओशनिक जो रीजन्स है, वहां पे 200 मीटर की हाइट के ऊपर जनरली ये जो तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, और वहां पे इस तरीके से बारिश होती है। और ये जो बादल है जो कि बनते हैं, जिसके अंदर ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, और ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स या बादल की कणी बनती हैं या इस न्यूक्लियस बनते हैं, इनको क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं। हमने क्लाउड्स के बारे में, बादलों के बारे में पढ़ा ही था पहले। तो इनको क्या बोलते हैं, ढग वर्षा बादल बोलते हैं, या कपासी बादल आपके बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला थ्योरी था जो कि आपके बर्जन फिंडसेन ने दिया है। ये इसका एक आरेखीय प्रदर्शन है जो कि मैंने आपको इसके अंदर समझाया। नेक्स्ट जो थ्योरी है, दूसरे सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है कोलिजन थ्योरी, यानी कि आपके टकराव का सिद्धांत। कोलिजन थ्योरी की अगर हम बात करें या टकराव के सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो मेजरली इसके अनुसार ये माना गया कि जो वर्षा की बूंदों का जो निर्माण होता है, उनका जो विस्तार होता है, वो कैसे एक दूसरे के अंदर सम्मिलित होने की वजह से, यानी कि कोलिशंस का प्रोसेस होने की वजह से, स्वीपिंग का प्रोसेस होने की वजह से वो सम्मिलित होते हैं, समेटन होते हैं, और उनका आकार जो है बढ़ता है। और इसी टाइम पे वायुमंडल के अंदर जब विक्षोभ की स्थिति हो, यानी कि टर्बुलेंस की जब स्थिति हो, तो ये आपस में टकराते हैं और इनका आकार बढ़ जाता है। और जब इनका आकार बढ़ जाता है तो ये जो है हवा के अंदर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये फर्दर फिर टूटने भी लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और जब ये टूटते हैं, ऐसा जब प्रोसेस होता है, तब बिजली ना चमकारा या गाजवीन जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और गाजवीन के साथ बारिश भी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर गाजवीन ज्यादा होंगे तो बरसात हमें नहीं देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और अगर बिजली ना चमकारा भी ज्यादा हो तो जनरली क्या है कि वो टूटने के प्रोसेस में क्या हुआ, बिजली चमकने लगी और गाजवीन हो गया, आपके थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग का प्रोसेस हो गया, जबकि रेनफॉल जो है वो सबसाइड कर जाता है। लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो बारिश के रूप में, बरसात या स्नोफॉल के रूप में आपको हिम वर्षा के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो सिद्धांत है, ये लैंगवर जो है, इन्होंने सामान्य टकराव के सिद्धांत के द्वारा इसके बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें इन्होंने बूंदों के व्यास के आधार पर इसकी जो गति है वो भी जिसमें इन्होंने बताई। इसमें इन्होंने कहा कि बड़ी अगर पानी की बूंद होगी, ऑब्वियसली पानी की बूंद अगर बड़ी होगी, वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो मतलब तेज गति से जल्दी नीचे गिरेगी। वहीं पे अगर पानी की बूंदें छोटी होगी, ठीक है, तो धीमी गति से वो जमीन के ऊपर गिरेंगी। इसमें इन्होंने कहा कि बूंदों को आपस में मिलने के लिए, यानी कि
कोलेसेंस का जो प्रोसेस है उसके लिए ये आवश्यक है कि एक पर्टिकुलर जो बूंद है उसका अर्धव्यास यानी कि उसका जो रेडियस है वो एटलीस्ट 19 माइक्रोन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, वो 50 मिनट से कहते हैं 50 मिनट के अंदर अगर 20 माइक्रोन की त्रिज्या यानी कि 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के रेडियस वाले अगर पानी की बूंदें होंगी तो वो जब जमीन के ऊपर गिरेंगी तो हमें बारिश के रूप में या पानी के रूप में देखने के लिए मिलेंगी। तो ये था बारिश क्यों होती है और बारिश के होने के जो 2 सिद्धांत हैं उसके बारे में हमने इसके अंदर डिस्कस किया। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बरसात के प्रकार के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।